फ्रॉम सैलरी में आज का हमारा वीडियो है प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि। भविष्य निधि के नोट्स जब हम पढ़ेंगे या इसके नियम समझेंगे तो उसको दो भागों में बांट के समझा जाएगा। पहले मैं बता दूं प्रोविडेंट फंड होता क्या है। मोस्टली सरकारी संस्थाओं में, कारखानों में, बैंकों में या छोटे उद्योगों, छोटे संस्थाओं में जो नियोक्ता है वो अपने कर्मचारी की रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए, रिटायरमेंट के बाद उसका कुछ पैसा इकट्ठा हो जाए, उसके लिए एक योजना होती है भविष्य निधि, जिसमें हर महीने कर्मचारी के वेतन में से कुछ राशि काटी जाती है, जिसको हम बोलते हैं कर्मचारी का स्वयं का अंशदान, एम्प्लॉयज़ ओन कंट्रीब्यूशन। कुछ परिस्थितियों में नियोक्ता भी अपने इसमें कुछ अंशदान देता है, जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। इस पैसे को हर वर्ष एक फंड में डालकर इन्वेस्ट कर दिया जाता है, जिस पे हर साल कुछ इंटरेस्ट या रिटर्न मिलता है। तो एवरी ईयर हमें यहाँ पे 3 तरह के नियम देखने होंगे, यानी कर्मचारी के वेतन में से जो पैसा काटा है उसका क्या नियम होगा, एम्प्लॉयर ने, नियोक्ता ने जो पैसा डाला है उस फंड के अंदर उसका क्या नियम होगा, और इस पे जो ब्याज हर साल जमा हो रहा है उसका क्या नियम होगा। ये पैसा तब तक इकट्ठा होता रहेगा जब तक कर्मचारी रिटायर नहीं हो जाता या उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ डेथ के नियम फिर हमारे अलग होंगे। फिर हम वापस देखेंगे जब रिटायरमेंट पे या डेथ पे ये पैसा इकट्ठा हमें वापस मिलता है कर्मचारी को, तो फिर उसकी कर मुक्ति के या कर योग्य होने के क्या नियम होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वार्षिक अंशदान। तो उससे पहले मैं समझा दूँ, यहाँ पर जो भविष्य निधि है वो हमारी 3 तरह की होती है। इसमें पहले का नाम है हमारा वैधानिक भविष्य निधि। पहली भविष्य निधि का नाम है हमारा वैधानिक भविष्य निधि, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। ये भविष्य निधि अपनी जितनी भी सरकारी, अरसरकारी, स्थानीय सत्ता या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के जो कर्मचारी हैं या विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी हैं उन पर ये लागू होती है। मोस्टली सरकारी जो संस्थाएं होती हैं या जो सरकारी बॉडीज़ होती हैं उन पर जो भविष्य निधि होती है वो हमारी होती है वैधानिक भविष्य निधि। प्राइवेट सेक्टर के अंदर कर्मचारियों के जो नियोक्ता है, यदि वो अपने भविष्य निधि को इनकम टैक्स कमिश्नर से प्रमाणित करवा लेता है 1952 के अंतर्गत, यदि उसको वो प्रमाणित करवा लेता है तो वो कहलाएगी हमारी प्रमाणित भविष्य निधि, और यदि वो प्रमाणित नहीं करवा पाता है तो वो कहलाएगी हमारे लिए अप्रमाणित भविष्य निधि। यानी प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो पीएफ जो नियोक्ता खोलता है, जो भविष्य निधि खोलता है, उस भविष्य निधि को यदि उसने इनकम टैक्स कमिश्नर से रिकॉग्नाइज करवा लिया है तो कहलाएगी आपकी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड आरपीएफ, और यदि वो प्रमाणित या रिकॉग्नाइज नहीं करा पाता है तो वो कहलाएगी हमारी अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड यानी यूआरपीएफ। तो 3 तरह की है हमारे यहाँ पे, एसपीएफ, आरपीएफ एंड यूआरपीएफ। इन 3 के हम नियम पढ़ेंगे। उस नियमों को भी हम 3 भागों में बांटेंगे। जैसे मैंने समझाया था, हर महीने सैलरी जो होती है कर्मचारी की उसमें से कुछ पैसा काटा जाता है, जिसको हम बोलते हैं कर्मचारी का स्वयं का अंशदान यानी एम्प्लॉयज़ ओन कंट्रीब्यूशन। उसमें कुछ पैसा नियोक्ता भी अपना डालता है फंड के अंदर, जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन, और हर साल इस फंड पे कुछ पैसा जमा होगा अपना, जिसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड। तो तीनों के हम नियम देखेंगे, तीनों भविष्य निधियों में क्या क्या होंगे। उसके बाद हम देखेंगे सेवानिवृत्ति पे क्या होता है, और एक सिचुएशन और है जब शुरू में तो हमारी भविष्य निधि अप्रमाणित थी लेकिन बाद में उसको यदि प्रमाणित करवा लेता है तो फिर हमको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 3 तरह के नियम हम देखेंगे, वार्षिक अंशदान वाला, सेवानिवृत्ति पर, और यदि आपने अनरिकॉग्नाइज को रिकॉग्नाइज में कन्वर्ट करवा लिया है तो फर्स्ट अपन देखते हैं वार्षिक वृद्धि, एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन। इसमें पहला यदि कर्मचारी का अंशदान है, कर्मचारी का अंशदान तीनों ही प्रकार की भविष्य निधि यानी एसपीएफ में, आरपीएफ में और यूआरपीएफ, तीनों तरह की भविष्य निधि के अंदर पूर्णतः कर योग्य होता है। लेकिन चूंकि सैलरी में से काट के फिर डाला जाता है और हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय बेसिक सैलरी पूरी ही दिखाते हैं, जितना पैसा ड्यू होता है बेसिक सैलरी का पूरा ही हम शामिल करते हैं। यदि कोई पैसा कटौतियों के रूप में काटा हुआ भी है तो उसको हम वापस जोड़ के दिखाते हैं। तो इस तरीके से हमारे अंशदान चूँकि पहले से ही जुड़ा हुआ है, पहले से ही कर योग्य है,
तो कहने को तो ये पूर्णतः कर योग्य है, लेकिन हमें इसका अलग से कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है क्योंकि सैलरी में शामिल होता है। हाँ, यदि कटौती के पश्चात शुद्ध वेतन दे रखा है तो हमें इसे कटौती के रूप में वापस से जोड़ के दिखाना है। यानी प्रश्न में यदि बेसिक सैलरी दे रखी है तो हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमें कटौतियाँ काटने के बाद नेट सैलरी दे रखी है तो फिर हमको पीएफ की कटौती को पुनः जोड़ के दिखाना है, क्योंकि ये पूर्णतः कर योग्य होता है। सेकंड, नियोक्ता का अंशदान। ये आपका तीनों में अलग अलग है। यदि वैधानिक भविष्य निधि है और अप्रमाणित है तो ये नियोक्ता का अंशदान पूर्णतः कर मुक्त होगा, आय में शामिल नहीं करना है। कब कब? एसपीएफ, वैधानिक भविष्य निधि, और यूआरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रमाणित भविष्य निधि, इन दोनों ही भविष्य निधियों में हमारा नियोक्ता का अंशदान पूर्णतः कर मुक्त होगा, हमें आय में शामिल नहीं करना है। प्रमाणित भविष्य निधि में नियम अपना ये है, इसके दो प्रावधान है, एक तो अंशदान का और एक ब्याज का। अंशदान में सैलरी के 12% तक, सैलरी के 12%, इसमें क्या क्या शामिल करेंगे? सैलरी में हम बेसिक सैलरी, इसमें हम शामिल करेंगे कमीशन ऑन सेल्स, और इसमें हम शामिल करेंगे डीए जो हमारा कंडीशनल है। कंडीशनल मतलब सेवा शर्तों के अनुसार है तो ही शामिल किया जाएगा, नहीं तो शामिल नहीं किया जाएगा। तो बेसिक सैलरी, कमीशन ऑन सेल्स और कंडीशनल डीए, इन तीनों के 12% तक कर मुक्त होगा, शेष राशि हमारी कर योग्य होगी। एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। यदि भविष्य निधि आपकी प्रमाणित है यानी आरपीएफ है तो हमें ध्यान रखना है कि जो नियोक्ता का अंशदान है, हम यहाँ बात कर रहे हैं नियोक्ता के अंशदान की, नियोक्ता का अंशदान है और आरपीएफ है तो वो 12% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस कमीशन ऑन सेल्स प्लस कंडीशनल डीए। कंडीशनल मतलब सेवा शर्तों के अनुसार है या सेवानिवृत्ति के लिए लाभों का हिस्सा माना जाता है, ऐसा प्रश्न में लिखा हुआ है या सूचना है तो हमें डीए शामिल करना है, नहीं तो शामिल नहीं करना है। इन तीनों के 12% तक कर मुक्त होगा। यदि इससे ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन है तो आधी की राशि हमारी कर योग्य होगी। असेसमेंट ईयर 21-22 से प्रावधान है कि नियोक्ता का प्रमाणित भविष्य निधि एटीजी सीसीडी 2 में राष्ट्रीय पेंशन कोष में अनुमानित अंशदान 7,50,000 रुपये से अधिक है तो ऐसा अधिक के कर्मचारियों के लिए अनुलाभ माना जाएगा और ये पूर्णतः कर योग्य होगा। मतलब एक नियम हमारा और इसके अंदर जो अपना कटौती का टाइम ध्यान आता है कि आरपीएफ में जो नियोक्ता का अंशदान है और सीसीडी 2 में जो राष्ट्रीय पेंशन योजना में और अनुमानित अधिवार्षिकी योजना, 3 योजनाएं हैं, सुपर एनुएशन फंड, एनएसपी न्यू पेंशन स्कीम और हमारा पीएफ, इन तीनों का अंशदान है वो मैक्सिमम 7.5 लाख रुपए का ही हो सकता है। यदि 7.5 लाख रुपए से अधिक है तो जो भी एक्स्ट्रा राशि होगी वो हमारे लिए अनुलाभ मानी जाएगी। ब्याज के लिए यहाँ पे नियम है, वैधानिक में और अप्रमाणित दोनों में ब्याज भी हमारा पूर्णतः कर मुक्त होता है। नियोक्ता का अंशदान भी कर मुक्त है और ब्याज भी कर मुक्त है, लेकिन आरपीएफ में, प्रमाणित भविष्य निधि में ब्याज की राशि 9.5% तक तो कर मुक्त है, शेष राशि हमारी कर योग्य है। तो यदि प्रश्न में ब्याज 9.5%, 9.5% से कम या यहाँ तक की रेट का है तो पूर्णतः कर मुक्त है, हमें शामिल नहीं करना है। यदि इंटरेस्ट की रेट 9.5% से ज़्यादा है तो फिर हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। इस फॉर्मूले से जो राशि निकलेगी वो हमारी कर मुक्त होगी, शेष कर योग्य होगी। कैसे निकालेंगे राशि? हम निकालेंगे ब्याज की राशि कितनी है डिवाइडेड बाय ब्याज की दर कितनी है जो 9.5% से ज़्यादा होगी इंटू 9.5। तो ये राशि जो निकल जाएगी वो 9.5% की दर से ब्याज होगा। यहाँ तक की राशि हमारी कर मुक्त होगी और आधी के जो हमारा होगा, इसके अलावा कोई भी आपका सरप्लस है तो सरप्लस हमारे लिए क्या हो जाएगा? कर योग्य हो जाएगा। तो ये अपने रूल्स हैं वार्षिक अंशदान के। मैं एक बार वापस से आपको छोटा सा ब्रीफ में रिकॉल करा देती हूँ क्योंकि अपने एग्जाम्पल देखेंगे अभी तो थोड़े से नियम आपको याद होने जरूरी हैं। तो यहाँ पे 3 तरह के अपन पॉइंट देखेंगे, कर्मचारी का अंशदान, नियोक्ता का अंशदान और प्रतिवर्ष जमा होने वाला ब्याज। और 3 तरह की हमारी है एसपीएफ, यूआरपीएफ और आरपीएफ। एसपीएफ यानी वैधानिक कर्मचारी का अंशदान पूर्णतः कर योग्य है,
इसमें भी कर योग्य है और इसमें भी कर योग्य है, लेकिन चूंकि ये बेसिक सैलरी में से काट के दिया जाता है, तो यदि प्रश्न में बेसिक सैलरी की सूचना है तो कर योग्य है, लेकिन हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि कटौतियों के बाद शुद्ध वेतन दे रखा है तो कटौतियों को हम पुनः जोड़ देंगे तो हमारी राशि कर योग्य हो जाएगी। नियोक्ता का अंशदान SPF में पूर्णतः कर मुक्त है, आपको आय में शामिल नहीं करना। URPF में भी पूर्णतः कर मुक्त है, आपको आय में शामिल नहीं करना। RPF में 12% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस कमीशन ऑन सेल्स प्लस कंडीशनल DA मतलब सेवा शर्तों के अनुसार है ऐसा लिखा हुआ है, या फिर सेवानिवृत्ति के जो लाभ है, मतलब जैसे आपकी ग्रेच्युटी है, पेंशन है, कंपनसेशन है, ऐसी किसी भी लाभ की गणना के लिए आपने DA को शामिल किया हुआ है तो आपको DA यहाँ भी शामिल करना है। यहाँ तक हमारा कर मुक्त होगा, शेष राशि कर योग्य होगी। ऐसे ही ब्याज SPF में कर मुक्त होगा, URPF में भी कर मुक्त होगा, लेकिन आपका RPF है तो 9.5% तक कर मुक्त है। इससे ज़्यादा की राशि यदि है तो वो हमारी कर योग्य हो जाएगी, जिसकी गणना करनी है हमें फार्मूले से। जो फार्मूला था हमारा ब्याज की राशि डिवाइडेड बाय ब्याज की दर मल्टीप्लाइड बाय 9.5। अब मैं एक एग्जांपल लेके समझा देती हूँ आपको प्रैक्टिकली इसको करना कैसे है। जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है, श्री शशीन मेहता मुंबई में एक कंपनी में कर्मचारी है। उन्होंने 8,000 रुपये प्रति माह मूल वेतन, 1,500 प्रति माह महंगाई भत्ता, 1,800 प्रति माह मकान किराया भत्ता, 400 रुपये बोनस और 2% बिक्री पे कमीशन मिलता है। बिक्री है हमारी 5 लाख रुपए की, तो कमीशन हमारा हो जाएगा 2% ऑन 5 लाख यानी 10,000 रुपीज़। वह अपने वेतन और महंगाई भत्ते का 15%, अपना नियम था RPF में 12% तक, यहाँ 12% से ज़्यादा है तो 15% तक अंशदान करते हैं, और कंपनी भी इतना ही अंशदान करती है, यानी खुद का भी 15% है, नियोक्ता का भी 15% है, और इस पर ब्याज हमको मिलता है 13% की रेट से, जिसकी राशि है हमारी 11,700 रुपये। इंटरेस्ट की रेट 9.5% से ज़्यादा यानी 13% है, जिसकी अमाउंट दे रखी है हमें 11,700। आपको अपने को सॉल्व करना है स्थितियों में कि यदि SPF है तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे, RPF है तो कैसे सॉल्व करेंगे, और URPF है तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, SPF और URPF के सेम नियम है तो मैं इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि दोनों का आंसर सेम ही आएगा। RPF अलग से सॉल्व करेंगे। अपने को यहाँ पे निकालनी है ग्रॉस सैलरी। इसको क्या रखा है कि आप उसको सॉल्व करके ग्रॉस सैलरी निकालिए। तो ग्रॉस सैलरी में सबसे पहले हमारी आ जाएगी बेसिक सैलरी, वो हमारी 8,000 पर मंथ है। 1 साल यानी 12 महीने के बाद निकालेंगे तो सैलरी आ जाएगी हमारी 12 महीने की 96,000। उसके बाद DA है हमारा यहाँ पर 1,500 पर मंथ, ये पूर्णतः कर योग्य होता है, ये भी हमारा आ जाएगा 18,000। कमीशन निकाला था हमने 2% ऑन 5 लाख, तो कमीशन हमारा आ जाएगा यहाँ पर 10%। इसके अलावा हमको 400 रुपये प्रति माह महंगाई भत्ता भी मिलता है, तो 400 × 12 ये हमारा आ जाएगा 4,800। HRA है हमारा 1,800 पर मंथ। HRA है हमारा यहाँ पर 1,800 पर मंथ, तो ये आ जाएगा हमारा 21,600। चूँकि ये अपने स्वयं के मकान में रहता है तो HRA क्या हो जाएगा हमारे लिए पूर्णतः कर योग्य है, तो पूरी राशि आपकी शामिल हो जाएगी। क्योंकि आपका नियम है कि यदि करदाता अपने स्वयं के मकान में रहता है या बिना किराए के मकान में रहता है तो HRA हमारा पूर्णतः कर योग्य होता है, तो ये हमारा आ जाएगा 21,600। इसके अलावा यहाँ पे हमें मिलता है बोनस। पर यहाँ पे क्लास में लाइन लिखी हुई है इसके अंदर कि उन्हें बोनस और महंगाई भत्ते का भुगतान ना किया गया हो। बोनस का ये नियम है कि सिर्फ घोषणा करने से इनकम में शामिल नहीं करना है। बोनस का जब वास्तविक में भुगतान कर दिया जाएगा तभी हमें इनकम में शामिल करना होता है। पर महंगाई भत्ता चूँकि हमारी सैलरी का पार्ट है, हमें मिलता है हर महीने, तो महंगाई भत्ता का चाहे भुगतान किया हो चाहे नहीं किया हो आपको हमेशा शामिल करना है। लेकिन बोनस के लिए आपका नियम ये है
कि बोनस का भुगतान कर दिया है तो ये इनकम का हिस्सा माना जाएगा, भुगतान नहीं किया है तो जिस साल भुगतान करेंगे उस साल शामिल करेंगे। यहाँ पे चूंकि अभी तक आपने भुगतान नहीं किया है इसलिए हमको यहाँ पे बोनस शामिल नहीं करना है। अब एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन का अपना नियम है, यहाँ पे अंशदान जो भी दे रखा है वो फुली एग्जेम्प्टेड होगा, क्योंकि आपका नियम है कि SPF और URPF में नियोक्ता का अंशदान पूर्णतः कर मुक्त है, तो आपको यहाँ पे शामिल नहीं करना है। सेम इसी तरीके से इंटरेस्ट भी आपका पूर्णतः कर मुक्त है, वो भी शामिल नहीं होगा आपका। तो आपकी इनकम में सिर्फ 4 चीज़ें आ जाएंगी, इनको जोड़ देंगे तो आपकी निकल जाएगी ग्रॉस सैलरी। तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी आ जाएगी हमारी 1,45,600 रुपीज़। अब देखिए RPF में कैसे सॉल्व करेंगे। जब आप RPF सॉल्व करेंगे तब भी सेम आपका बेसिक सैलरी सेम यही आ जाएगी, क्योंकि अपनी पूरी शामिल करनी है इनकम में आपको। 96,000 DA पूर्णतः कर योग्य है, चाहे आपने भुगतान किया हो चाहे नहीं किया हो, ये आपको हमेशा इनकम में जोड़ के दिखाना है। 1500 × 12 ये अपना आ जाएगा 18,000। कमीशन भी आपका पूर्णतः कर योग्य है, ये था 2% ऑन 5 लाख, ये भी पूर्णतः कर योग्य आ जाएगा अपना 10,000। HRA चूँकि उस स्वयं के मकान में रहता है तो ये भी आपका पूर्णतः कर योग्य हो जाएगा 21,600। अब देखेंगे अपन यहाँ पर कि वो अपने वेतन और महंगाई भत्ते का 15% अंशदान देता है, तो अपन यहाँ पे निकाल लेंगे इसका अंशदान 15% ऑन बेसिक सैलरी यानी 96,000 और DA 18,000। चूँकि PF के लिए आपने DA शामिल किया है, इसका मतलब DA आपका इन दी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। क्योंकि PF हमारे लिए एक प्रकार से रिटायरमेंट बेनिफिट ही है, एक सेवानिवृत्ति का लाभ है। तो यदि आपने PF की गणना में DA को शामिल किया है मतलब आपका DA सेवा शर्तों के अनुसार है। जहाँ भी कंडीशनल DA होगा वहाँ पर अपन DA जोड़ के दिखाना है। तो यहाँ पे अपन 15% निकाल लेंगे सैलरी और DA का। एग्जेम्पशन का अपना नियम है कि अपन एग्जेम्प्ट करते हैं 12% ऑफ सैलरी, DA और कमीशन। अंशदान तो सिर्फ सैलरी और DA का है, उसका निकालेंगे, पर एग्जेम्पशन में अपन कमीशन ऑन सेल्स भी शामिल करते हैं। तो जब हम निकालेंगे अंशदान तब तो इन दोनों का ही आएगा केवल, पर जब निकालेंगे आप कर मुक्ति तो तीनों की आएगी, सैलरी की भी आएगी, DA की भी आएगी और कमीशन की भी आएगी। तो यहाँ पे अंशदान आ जाएगा 96,000 प्लस 18,000 का अपन निकालेंगे 15%, तो ये हमारा आ जा रहा है 17,100। जब निकालेंगे हम 96,000 प्लस 18,000 प्लस 10,000 यानी 1,24,000 को अपन निकालेंगे 12%, तो ये अपना आ जाएगा 14,880। मतलब आपने निकाला है 15%, तो आपने निकाला है 1,14,000 का और 12% निकाला है आपने 1,24,000 का। शेष राशि जो भी बचेगी वो अपनी कर योग्य है। तो यहाँ पे कर योग्य राशि आ जाएगी 2,220 रुपीज़। इसको मैं फिर रिपीट कर देती हूँ एक बार। चूँकि RPF का नियम ये है कि नियोक्ता का अंशदान सैलरी प्लस कमीशन ऑन सेल्स प्लस कंडीशनल DA के 12% तक कर मुक्त है, शेष राशि कर योग्य है। यहाँ पर PF का अंशदान सैलरी और DA का 15% है, तो आपने सैलरी और DA का 15% निकाल दिया जो हमारा आ गया 17,100। चूँकि PF हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट है और अपन इसकी गणना के लिए DA को शामिल कर रहे हैं, तो DA फिर आपको हमेशा शामिल करना है जहाँ जहाँ भी वो कंडीशनल है। तो DA यहाँ पर नीचे भी शामिल होगा कर मुक्ति में और कमीशन ऑन सेल्स भी आ जाएगा। इसका 12% आपका कर मुक्त है, शेष राशि आपकी कर योग्य है। ब्याज लिखा हुआ है कि 13% की राशि से 9.5% से ज़्यादा है और राशि कितनी है 11,700। तो यहाँ पे राशि है आपकी 11,700। कर मुक्त राशि की गणना मैंने आपको बताई थी कैसे करनी है। इसमें राशि गणना करनी है, ब्याज की राशि 11,700 डिवाइडेड बाय ब्याज की दर 13% इंटू 9.5, ये निकल जाएगा आपका कर मुक्त ब्याज, यानी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 9.5, तो आपकी निकल जाएगी एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन PF। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये राशि आ जाएगी हमारी 8,550। रिमेनिंग जो बचेगा वो हमारा टैक्सेबल है 3,150। तो जब आप निकालेंगे इसकी ग्रॉस सैलरी तो ये हमारी निकल जाएगी इन द कंडीशन ऑफ RPF, हमारी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी 1,50,970 रुपीज़। तो ये तरीका है हमारा PF सॉल्व करने का जब वो
SPF और URPF है, जब हमारा वो RPF है। नेक्स्ट पॉइंट अपना जो है वो है सेवानिवृत्ति पे प्राप्त एक मुश्त की राशि। जब वो रिटायर होगा तब पैसा जो उसको मिलता है एक मुश्त इकट्ठा मिलेगा, तब क्या नियम ध्यान रखने हैं। उसमें पहला, यदि वो वैधानिक है तो पूर्णतः, यदि वो वैधानिक है तो पूर्णतः करमुक्त होगा, आपको इनकम में शामिल नहीं करना है। यदि वो प्रमाणित है तो प्रमाणित में आपके नियम है, कुछ शर्तें हैं, यदि उन शर्तों की पूर्ति करता है तो ये भी पूर्णतः करमुक्त होगा। पर करमुक्त कब होगा? नंबर 1, कर्मचारी ने नियोक्ता के यहाँ पे कम से कम 5 वर्ष तक नौकरी की हो। यदि 5 वर्ष से पहले नौकरी छोड़ दी हो तो कारण ऐसे रहे हों जो कर्मचारी के नियंत्रण में नहीं थे, जैसे आपकी फैक्ट्री बंद हो गई हो या कोई दुर्घटना हो गई हो जिसकी वजह से वो काम करने में असमर्थ हो गया हो, इनकैपेबल हो गया हो, अब वो काम नहीं कर सकता है, या फैक्ट्री आपकी बंद हो गई है तो फिर उसको काम छोड़ना पड़ा, इसकी वजह से 5 वर्ष से कम नौकरी की हो। थर्ड सिचुएशन, कर्मचारी ने एक जगह पे 5 वर्ष से कम नौकरी की थी, फिर उसने दूसरी जगह नौकरी कर ली और पिछली नौकरी का जो PF का बैलेंस था उसको ट्रांसफ़र करवा लिया नई वाली जॉब के अंदर, और दोनों जॉब मिला के 5 वर्ष से अधिक हो जाती है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, प्रमाणित भविष्य निधि में आपकी शर्तें ये हैं। पहला, उसने किसी एक नियोक्ता के यहाँ पे कम से कम 5 साल नौकरी कर ली हो, 5 साल से कम नौकरी की हो तो छोड़ने का कारण उसके कंट्रोल में नहीं हो, जैसे फैक्ट्री बंद हो गई हो या फिर वो इनकैपेबल हो गया हो काम करने में दुर्घटना की वजह से। उसने किसी एक जगह 5 साल से कम नौकरी की थी, जॉब उसने स्विच कर ली, पिछली जॉब का जो PF का बैलेंस था उसको नई जॉब में शिफ्ट कर दिया और दोनों जॉब मिला के मोर देन 5 ईयर्स हो गई। यदि शर्तें पूरी होती हैं तो ये जो पैसा होगा RPF का, ये भी पूर्णतः करमुक्त होगा, आपको आय में शामिल नहीं करना है। यदि कर्मचारी इन तीनों शर्तों की पूर्ति नहीं करता है, किसी भी शर्त की पूर्ति नहीं करता है, तो फिर RPF को अपन URPF ही मान लेंगे। उस पर वही नियम लागू होंगे जो अप्रमाणित भविष्य निधि पर लागू होते हैं। अब अप्रमाणित के क्या नियम हैं? अप्रमाणित के नियम ये हैं कि इसमें जो नियोक्ता का अंशदान और नियोक्ता के अंशदान पे जो ब्याज होगा वो इनकम फ्रॉम सैलरी में पूर्णतः कर योग्य होगा। नियोक्ता का अंशदान और नियोक्ता के अंशदान पे जो ब्याज है वो इनकम फ्रॉम सैलरी में पूर्णतः कर योग्य होगा। कर्मचारी का स्वयं का जो अंशदान है वो पूर्णतः कर मुक्त होगा। नंबर 1 तो ये हो गया, नंबर 2 ये हो गया। नंबर 3, कर्मचारी के अंशदान पे जो ब्याज होगा वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कर योग्य होगा। चूँकि राशि को 3 भागों में बांट देते हैं, एक स्वयं का अंशदान जो पूर्णतः कर मुक्त होगा, स्वयं के अंशदान का ब्याज जो कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। सैलरी में क्या आएगा? सैलरी में कर योग्य होगा नियोक्ता का अंशदान और उसका ब्याज, ये कर योग्य होगा इनकम फ्रॉम सैलरी में। बाकी 2 राशि इनकम फ्रॉम सैलरी में शामिल नहीं की जाएंगी। तो ये आपको करना है जब वो व्यक्ति रिटायर होता है। थर्ड सिचुएशन थी कि आपका जो URPF था जिसको आगे फ्यूचर में आपका नियोक्ता RPF में कन्वर्ट कर लेता है, तो फिर उस समय क्या करना होगा? जब आपने कन्वर्ट कर लिया तो उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपने कन्वर्ट करके बैलेंस ट्रांसफ़र किया है, यानी URPF का बैलेंस जब आप RPF में ट्रांसफ़र करेंगे, अप्रमाणित भविष्य निधि का बैलेंस जब आप प्रमाणित में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि अब आपने उसको रजिस्टर्ड करवा लिया है, तो उस स्थिति में कर्मचारी का अंशदान जो होगा वो पूर्णतः करमुक्त होगा। इसको अपन कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि आप इसको पहले ही कर योग्य कर चुके हैं। नियोक्ता का जो अंशदान है वो 12% तक करमुक्त होगा, शेष राशि कर योग्य होगी। और राशि निकालेंगे कैसे? राशि निकालेंगे कितना बैलेंस ट्रांसफ़र किया है डिवाइडेड बाय अंशदान कितना प्रतिशत है। यदि वो 12% से ज़्यादा है तो ही ये करेंगे, पर अदरवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है हमें। इंटू 12 जो राशि निकलेगी ये हमारी कर मुक्त होगी, शेष राशि हमारी कर योग्य होगी। बैलेंस का आपको रेट ध्यान रखना है क्योंकि रेट इंटरेस्ट की अलग अलग रही हुई है। तो यदि 85 से 86 के बीच में है तो इंटरेस्ट कर मुक्त होगा 10.5 तक। 86 से 2001 के बीच में है तो इंटरेस्ट की रेट आएगी 12%। 2001 से लेकर टिल डेट तक करना है अपने को तो रेट आएगी हमारी 9.5। यानी इससे कम है तो पूर्णतः कर मुक्त होगा, इससे ज़्यादा है तो हमको इसी तरीके से फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ेगा कितनी राशि हमारी कर योग्य है, कितनी हमारी कर मुक्त है। अब इससे मैं थ्योरी समझा रही हूँ, जब आगे अपन फुल एग्जाम्पल करेंगे और आपकी प्रैक्टिस के जो पॉइंट्स आएंगे तो मैं वहाँ आपको वापस समझाऊंगी
कि रिटायरमेंट के टाइम तो हमको किस तरीके से कर मुक्ति करनी है या कर योग्य राशि निकालनी है, और बैलेंस ट्रांसफ़र पे कैसे करना है। अलग से मैं इसका एग्जांपल अभी नहीं समझा रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जब क्वेश्चन में आएगा तब मैं नोट्स को आपको वापस रिवाइज करके समझा दूँगी। एक बार इन सारे नोट्स को पढ़िए, याद कीजिए, समझिए और एग्जाम्पल ट्राई कीजिए। और कोई दिक्कत आती है तो मुझसे आप व्हाट्सएप पे पूछिए। आज के लिए इतना ही।